2019 में जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, जिसे खुसूसी ये दर्जा हासिल था आर्टिकल 370 के तहत, उसे ख़त्म करके, उसे मनसूख करके उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। और दोनों रियासत को तकसीम करने के बाद यानी लद्दाख के इलाके को जो है मरकज़ी इलाका करार दिया गया था। उसी तरह जम्मू और कश्मीर को भी मरकज़ी इलाका करार दिया गया था। हालांकि लद्दाख में एक अरसे से वहाँ पर कुछ जो तबक़ात हैं, वहाँ पे दो बड़ी कौमें रहती हैं, एक बुद्ध और एक मुसलमान हैं। तो बुद्धों की तरफ से, बुद्धिस्टों की तरफ के एक हल्के की तरफ से यूटी की डिमांड यानी यूनियन टेरिटरी की डिमांड, मरकज़ी इलाका बनाने की डिमांड हुआ करती थी। लेकिन अब वहाँ पर जो है वो इलाका तो बन गया है, यूटी बन गया है, लेकिन वहाँ पर एक तरह की बेचैनी पाई जाती है। और बेचैनी का जो असर है वो लोकसभा के इलेक्शन में भी जाहिर हुआ। और वहाँ से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ जान साहब, मोहम्मद ही है ना आपके साथ? मोहम्मद हनीफ। हाँ, मोहम्मद हनीफ जान साहब मुंतखब हुए हैं। आज उनसे बात करते हैं, हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। मोहम्मद हनीफ जान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप जो है लद्दाख से इलेक्शन जीते हैं। तमाम तरह ऑड्स के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद, वहाँ बीजेपी का बड़ा जोर था, उसके बावजूद भी जीते हैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। और आपका सालार के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल भी है। जी जी, शुक्रिया। जी, इस बार लद्दाख में जो पिछले 4-5 सालों से जो हालत बनी है, खुसूसन जो रियासत जम्मू कश्मीर की बाइफिकेशन हुई, 2 यूटी में तकसीम किया गया। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि लद्दाख में बेशक कुछ हिस्से जो है, कुछ सेक्टर से जो है यूटी की डिमांड हुई है, उठती आ रही है पिछले कई सालों से। लेकिन जो करगिल डिस्ट्रिक्ट है और जो पॉपुलेशन में बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हमेशा से यूटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है। करगिल वालों ने कभी ये नहीं चाहा कि वो रियासत जम्मू कश्मीर से उनको अलग किया जाए जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बड़ा रियासत है जी। और उस रियासत में जो है जमहूरी निज़ाम के साथ जो है वहाँ पर जो है अवामी राज चलती थी। और जब यूटी बनी तब से पूरी तरह से वहाँ पे लद्दाख से जो है लोकतंत्र ख़त्म हो गए। जी। कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है वहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी का राज वहाँ पे अभी चल रहा है, जिसके अंदर जो है पूरा लद्दाख की आवाम खुश नहीं है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती। जी। वहाँ पे कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं है। जितने भी एज वेल स्टेट में हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे हुए करते थे, हमारे लद्दाख से कम 4 MLAs जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली में होते थे, रिप्रेजेंट करते थे। हाँ, तो 2 MLCs होते थे। मिनिस्टर में हमारे लद्दाख से लोग वहाँ पे जाते थे। तो उस वक़्त जो है लद्दाख में जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो या जो भी बाकी इश्यूज़ हो वो अवामी नुमाइंदों के हिसाब से होते। जी, उसकी नुमाइंदगी तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद यूटी सेटअप हुई। वहाँ पे सेटअप होने के बाद क्योंकि जो लेह साइड से जो यूटी की डिमांड उठती थी, वो लोग भी यूटी के साथ लेजिस्लेचर की डिमांड करती थी, जैसे पौंडीचेरी वगैरह में है, उसके बेस पे, ताकि यूटी में भी जो है लोगों की नुमाइंदगी वहाँ पे रहे। लेकिन यूटी जब दिया गया ये सारी चीज़ें नहीं दिया, उसके बगैर सिर्फ यूटी दिया जो सीधा मरकज़ के अंडर, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो काम करेगी। एक LG और कुछ जो कमिश्नर सेक्रेटरीज वगैरह वहाँ पे बैठ के लद्दाख खुद चलाएगा। लेकिन उसके बाद जब यूटी सेटअप हुई, उसके बाद लोगों के समझ में आ गया कि ये जो यूटी के अंदर ये जो यूटी है, ये घाटे का सौदा है और लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक तो एज वेल स्टेट में जो 370 और 35A में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, खासकर हमारे ज़मीनों को लेके, हमारे नौकरियों को लेके, हमारे कल्चर, आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट, हर चीज़ की उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। और जब वो ख़त्म हो गया तो लद्दाख जो है वो ओपन हो गया। वहाँ के जो ज़मीनों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। इवन वहाँ पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लद्दाख में,
जी हिल डेवलपमेंट काउंसिल को भी जो है एज वेल स्टेट में काफ़ी हद तक पावर थे, ज़मीनें जो है उनके हाथ में थे। जी वहाँ पे बाकी डेवलपमेंटल और बाकी चीज़ों में काफ़ी जो है काउंसिल के पावर्स जी थे। लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल पे चर्चा हो रही थी वहाँ पे सदन में हालांकि ये कहा था कि लद्दाख में जो हिल काउंसिल है उसका पावर वो वही रहेगी, बल्कि उसको एम्पावर किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पे उनका पावर जो है वो घट रहा है, जी क्योंकि अंडरमाइन कर दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि जी आवाम के चुने हुए जो संस्था है वो स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, उनकी सुप्रीमेसी हाँ, रहे। तो ये जो काउंसिल के पावर है उनके उनसे उनके पास जो ज़मीनों के जो अलॉटमेंट वगैरह का जो पावर्स होते थे वो सारे चीज़ें उसमें बहुत कटौती किया है। तो अब लद्दाख के लोगों को ये लगने लगे अगर इस तरह का ये सेटअप अगर ज़्यादा रहा तो लद्दाख से लद्दाख ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लद्दाख का नाम ही रहेगा। इसलिए पिछले 4 सालों से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जो है पूरे जितने भी रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे आके एक जो है वो लद्दाख के जो परेशानियां हैं जद्दोजहद कर रहे हैं। है उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरह लेह एपेक्स बॉडी के नाम से जो है वो उनके सारे वो लोग जो है उसमें इकट्ठे होके अब केडीए और एपेक्स दोनों मिल के पिछले 3-4 सालों से जो है वो एहतजाज भी कर रहे थे, अनशन वगैरह भी किया जी और साथ में साथ ये होम मिनिस्ट्री के साथ मुज़ाकरात भी कई दौर का किया, लेकिन किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची। तो इलेक्शन में यही था कि इस बार के इलेक्शन में एक तो करगिल में पूरा मुत्तहद हो गया, जी करगिल से एक कैंडिडेट निकाल के पूरा यूनाइट होके लद्दाख के इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा। जी तो ले साइड से भी इसको काफ़ी सपोर्ट मिला। जी तो एज एन इंडिपेंडेंट जो है मैं लद्दाख के मुद्दों पे लड़के वो मैंडेट लेके आया। तो आपके खिलाफ कितने उम्मीदवार थे, कौन कौन उम्मीदवार थे, मैं और आपका थोड़ा सा पस मंजर अगर बताएं तो नाजरीन को, जो हमारे व्यूवर्स को पता चलेगा, क्योंकि एकदम अचानक जो है तो आप उभरे हैं एकदम जो है। हाँ, मैं हाँ, पिछले 10-15 तकरीबन 15 साल से ऊपर से मैं सियासत में हूँ। जी मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से जो है सियासत में आया हूँ, जी गांव लेवल के विलेज लेवल वर्कर जी के तौर पर जी मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू जी कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में मैंने जी ज्वाइन किया था उस वक्त। जी तब से लेके मेरे इलेक्शन लड़ने तक मैं इसी पार्टी के साथ रहा। जी वहाँ पे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लद्दाख में, जी करगिल में एक है, जी लेह में एक है। जी तो काउंसिल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 26 काउंसलर चुन के आती हैं जी और अपना काउंसिल में गवर्नमेंट बनाते हैं। वहाँ जी पे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो जी जिसका जो कैबिनेट रैंक का उसका ये होता है। जी तो मैंने विलेज लेवल के मेंबर के हिसाब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया। तो उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं फिर काउंसिल इलेक्शन में मैं आया था एक बार, जी पहली बार अच्छा मैंने एज एन इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ एक इस्लामिक इदारा है जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल, जो बहुत पुराना इदारा है और पूरा लद्दाख पे उसका काफ़ी अच्छा असर है। असर है। तो वहाँ पे भी मैं एज एन वॉलेंटियर में यूथ विंग उसका था, उसमें अच्छा भी अच्छा काम कर रहे थे। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जमीयतुल उलमा उस वक़्त तकरीबन ये 2013-14 की बात है। जी 13-14 में मुझे एज एन इंडिपेंडेंट दोनों मिलके जो है मुझे काउंसिल के इलेक्शन में मुझे खड़ा किया। जी तो वहाँ से फिर इलेक्टोरल पॉलिटिकल मेरा शुरू हो गया। जी वहाँ से फिर वहाँ वो काउंसलर एज ए काउंसलर जी हमने वहाँ जीत के आया। जी उसकी एक साल के अंदर जो है मुझे फिर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो चेयरमैन होते हैं जी वहाँ पे मुझे नाफिज किया, मुझे चेयरमैन बनाया गया। जी उसके बाद फिर इसी पार्टी में मैं डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में जी काम कर रहा था जी पिछले कई सालों से। जी तो ये जो इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन आया इसमें करगिल में सारे पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इवन आम आदमी पार्टी भी थोड़ा बहुत है वहाँ पे वो, और ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है हम सब इकट्ठे होके मुझे इन्होंने आगे करके अच्छा। ये इलेक्शन जो है इन्होंने मुझे जिताया।
तो आपकी कामयाबी में आपका कहने का मतलब ये है कि बुद्धिस्टों ने भी जो है तो आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल करगिल में, हाँ। खासकर करगिल में ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कभी इस हद तक जो है इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन इस इलेक्शन में करगिल में जितने भी बुद्धिस्ट थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इवन ले से भी, जी क्योंकि मेरा मुद्दा जो है हाँ वो लद्दाख का मुद्दा था। ये जी 4 पॉइंट एजेंडा, जी जी एजेंडे पे पिछले 4 जी साल से हम लोग को ये संघर्ष कर रहे हैं। जी उसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। जी उसको उसको वजूद में ही हम लोगों ने लाया है। जी एपेक्स बॉडी के साथ हम लोग मिलके 4 पॉइंट एजेंडा, जिसमें हमने फुल फ्लेज स्टेट की हमने डिमांड की है। जी हमने 6 शेड्यूल के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड की है। जी। हमारे युवा जो नौजवान जी। तबका है वो बहुत परेशान है पिछले तो क्या 5 साल। बेरोजगारी का क्या वहाँ पे शरह है, बेरोजगारी क्या रेट है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इस बार के आप उसमें देश में दूसरे नंबर पर लद्दाख पहुंच गया है। इस हद तक वहाँ बेरोजगारी बढ़ गया है। अच्छा पिछले 5 साल में सारे जितने भी खासकर यूटी लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो सारे बंद पड़ी है। जी वहाँ पे कोई अभी रिक्रूटमेंट रूल जो है अभी जी नहीं बनी है, अभी जी उसके इंतजार में है। पीएससी जो जम्मू कश्मीर पीएससी के अंदर जो हम लोग लद्दाख के बच्चे वहाँ पे उस एग्जाम में हिस्सा लेते थे और बहुत अच्छी तरह वहाँ पे compete करते थे और बहुत अच्छे पोस्टों पे लोग पहुँचते थे, लेकिन यूटी बनने के बाद जो है वो वो सूरत हाल जम्मू तब्दील कश्मीर हो गई। पीएससी तो हाँ अलग रहा, वहाँ लद्दाख के बच्चे वहाँ पे नहीं जा सका और अलग से लद्दाख के लिए पीएससी नहीं बनी। गेजेटेड पोस्ट का इस 5 सालों में एक भी गेजेटेड पोस्ट का वहाँ पे और भर्ती भर्ती नहीं नहीं हुई। हुई। तो बहुत बच्चे जो है परेशान हैं। लद्दाख के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन ये उससे ऊपर भी लोग पढ़ के जो है अभी लद्दाख में बेकार फिर रहे हैं और परेशान भी है, फ्रस्ट्रेट भी है। बहुत सारे बच्चों का ओवरेज भी हुए हैं और बहुत सारे लोगों का ओवरेज होने जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं गवर्नमेंट के सामने। हमने पहले तो इन बच्चों के उसमें हमने डिमांड यही की है कि यूटी लेवल पे जल्दी रिक्रूटमेंट रूल बनाया जाए और डॉक्यूमेंट रूल में जो है लद्दाख एलआरसी लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो अभी लद्दाख के लिए बनाया गया है उसको मैंडेटरी करके जितने भी पोस्ट निकलते हैं वो लद्दाख के बच्चों के लिए रिजॉल्व करें। और दूसरा जो है गेजेटेड पोस्ट वगैरह का जल्दी से भर्ती हो। पीएससी लद्दाख के लिए बने, अगर लद्दाख के लिए बनने में अगर टाइम लगता है तो जम्मू कश्मीर पीएससी है जो है उसके साथ जो है लद्दाख को भी रख के लद्दाख के लिए अलग से ये भर्ती किया जाए। तो ये सारे चीज़ें, इन सारे चीज़ें डिमांड को लेके हम लोग एहतजाज पे भी है, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात भी चली थी वो रुकी हुई है। तो यही है कि एक तो जल्दी से जल्दी जो लद्दाख के नुमाइंदे हैं, जो हाई पावर कमेटी जो तश्कील दिया था होम मिनिस्ट्री ने, उसके साथ जो मुज़ाकरात है वो जल्दी से रिस्टोर हो और रिस्टोर करके जो उनके जो एजेंडे है 4 पॉइंट एजेंडा है उस एजेंडे पे बहुत ही सीरियसली, क्योंकि लद्दाख स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। जी जी वहाँ पे हम सबको पता है जी जी दोनों साइड से बॉर्डर है जी। और लद्दाख के अवाम भी बहुत ही अमन पसंद अवाम है। हम नहीं चाहता है कि लद्दाख में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो या ये अमन अमान में कोई खलल आए। तो हम चाहते हैं कि ये जो मसले हैं इन मसलों का हल जो है वो बातचीत के ज़रिए हल हो। तो अभी हमने हर गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उनसे भी हमने गुजारिश की है और अपोजिशन के जो हमारे लीडरान हैं उनके सामने भी हमने लद्दाख के हालात को रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बातचीत हो, बातचीत भी सीरियसली और सिंसियरली इन 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 जो डिमांड्स है उनके हल की तरफ जो है कोई ना कोई कदम उठाए। इसलिए हम ये कोशिश। अच्छा, ये जो आर्टिकल 370 जो था खुसूसी दर्जा, वो तो खोखला कर दिया गया था, उसको मुख्तलिफ निकाल के। बहरहाल जो कुछ भी था सेरेमोनियल था, कुछ ना कुछ उसकी हैसियत बाकी थी। तो 35A की बात भी कही है आपने। जब वहां से हटाया गया तो बीजेपी के जो एक एमपी थे लद्दाख के, वो बड़े खुश थे। उन्होंने पार्लियामेंट में उनकी तकरीर रिकॉर्ड पर है। अब उनको ज़ाहिर बात लोगों ने हरा दिया है। तो अब वो जो सिचुएशन थी 2019 की,
आज की जो सिचुएशन है वो क्या है? क्या वहाँ लद्दाख के लोग फिर से जम्मू कश्मीर में शामिल होना चाहते हैं, उसके साथ जो पुराना जो रिश्ता था उसको बहाल करवाना चाहते हैं, और क्या वहाँ पर किस तरह की फीलिंग पैदा हो रही है? क्योंकि ये जब ज़ाहिर बात है नाइंसाफियाँ बढ़ जाएगी, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, तो उसके नतीजे में जैसा कि वो जो एक एक्टिविस्ट है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सोनम वांगचुक साहब, वो यहाँ दिल्ली में भी आके मुजाहरे करते हैं, यहाँ पर भी ये करते हैं, तो ये जो कैफियत पैदा हुई है, तो देखिए उसका नोटिस ले रही है हुकूमत? जो फॉर्मर एमपी साहब है उसने तो बहुत सारे चीजें जो है गलत तरीके से जो है खासकर इस देश के पार्लियामेंट में रखी है। जी। उसमें से एक तो ये उन्होंने कहा उनका था नाम क्या था, जरा मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एमपी जो जितेन हाँ जितेन हाँ जतिन जमयाम सरी नामग्याल। तो उन्होंने तो इस देश के इस पार्लियामेंट में करगिल को भी एक बार गलत तरीके से वहां पे रखा था। जी करगिल लद्दाख का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जी पॉपुलेशन के हिसाब से। जी और उन्होंने करगिल के हेडक्वार्टर जो है करगिल का जो टाउन है करगिल जो है उसको एक गली और कुछ दुकानों से ताबीर करके जो है इसको एक छोटा करने की कोशिश किया था। और दूसरा जो 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 चीजें उसने गलत तरीके से रखी उसका नतीजा है कि आज उसको मैंडेट भी नहीं मिला। बाकी रहा जो हमारे लद्दाख का जो 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 आवाम की जो ख्वाहिशात है, जो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि लद्दाख में किसी भी तरीके से जो है वो जमहूरी निज़ाम की बहाली हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम रहना नहीं चाहते, और कोई भी लोकतंत्र देश जो कोई भी लोकतंत्र जगह जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर कभी लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये है। बाकी जम्मू कश्मीर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो रिश्ता जो है वो कभी मिटा नहीं सकते। जम्मू के साथ भी हमारे अलग रिश्ते हैं, कश्मीर के साथ भी अलग रिश्ते हैं। आज विंटर में अगर आप देखेंगे 5-6 महीने के लिए पूरे करगिल में बहुत सारे लोग जो है वो जाके जम्मू में बसते हैं। जम्मू में हमारे घर बार वहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये रिश्ता तो कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन 370 जब ये बाइफ्रिकेशन करके जो है एक बॉर्डर खड़ा किया है, तो ये यही है कि लद्दाख के अवाम जो अभी चाहते हैं कि हम एक हमारे अपनी एक लद्दाख पे जो है लद्दाख के अवाम जो है राज करें, लद्दाख के अवाम के चुने हुए नुमाइंदे जो है लद्दाख के डेवलपमेंट। क्योंकि लद्दाख में सिर्फ आप बजट या फंड्स ज्यादा देके उसके डेवलपमेंट नहीं होंगे, उसमें आप को बजट बढ़ाना भी पड़ेगा, फंड्स भी देना पड़ेगा, लेकिन उस फंड्स को उस बजट को यूटिलाइज किस तरह करने वो वहाँ के लोकल वहाँ के लद्दाख के लोगों के बगैर, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी हमने ख्याल रखना है। लद्दाख हिमालयन रेंज में एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे। तो किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो, किस तरह के डेवलपमेंट हो, ये सारे चीजें वहाँ के लोगों के बिना वो जो है वो बाहर से आके लोग वहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख को एक फुल फ्लेज स्टेट दिया जाए, स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा हमें मिलना चाहिए और एक जमहूरी निज़ाम वहाँ पे ये। तो आपकी ख्वाहिश नहीं है कि उसके साथ फिर से दोबारा मर्ज किया जाए? देखिए दोबारा इतनी बड़ी रियासत थी आपके लिए जो है। जी देखो, ये जैसे आपने कहा कि 4 एमएलए होते थे, ये एक रेयर आईनी तो है कि किसी एक फलते फूलते एक बड़ा एक स्टेट को टुकड़ा करके उनको एक तरीके से हमें यूटी बनाया गया। तो हम समझते हैं, खासकर करगिल वालों का सेंटिमेंट ये है कि हमें डिसग्रेड किया गया, एक स्टेट से नीचे करके हमें ये यूटी बनाया गया। तो अगर लद्दाख को अभी बाइफर्केशन हुई, ये 2 हिस्सों में बटा, तो हम चाहते हैं कि अगर लद्दाख में अगर लोकतंत्र अगर जिंदा रखना है, जमहूरी निज़ाम को अगर वहाँ पे रखना है, तो हमें फुल फ्लेज एक स्टेट अगर दिया जाए। तो अगर नहीं तो फिर जिस तरीके से भी हम चाहते हैं कि हमें जो है एक जमहूरी निज़ाम में हमको पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये जो बजट पेश किया गया, तो ये बजट में आपको कुछ आपकी डिमांड्स होंगी, कुछ डिमांड आपने पेश की होंगी कि भाई हमारे लिए ये मिलना चाहिए, कुछ बजट
देखिए क्या बजट रहा? बजट गुज़श्ता जो है 5 साल के बजट बजट के मुकाबले बजट में इस मतलब एलोकेशन जो है हाँ, वो जैसे पिछले साल हमें दिया गया था वही सेम उन्होंने रखा है, वही है। वही आया है, कोई ऊपर नीचे कोई नहीं है। अच्छा, कोई खास हम चाहते थे कि लद्दाख के लिए कुछ अलग से कुछ एक पैकेज, स्पेशल पैकेज। फाइनेंशियल स्पेशल पैकेज जो है अनाउंस हो, हुँ, वो उस किस्म का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। बहुत सारे एक कुछ इश्यूज है जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, क्या है वो? वो है सबसे पहले तो करगिल में करगिल एयरपोर्ट की है। जी, जो पिछले तकरीबन 40 50 60 साल से लोग जो है करगिल के आवाम की अच्छा तरस रही है, ठीक है। डिमांड रही है। जी, वो डिमांड इसलिए है क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है। जी, विंटर में 5-6 महीने के लिए करगिल का जो है जो है वो देश के बाकी हिस्सों से कट ऑफ हो जी, जाती है। जी, अब करगिल से ले जाने में जो है वो तकरीबन 220-30 किलोमीटर फासला है, फासला है, और विंटर में जब बर्फबारी होती है तो उस रोड पे भी जाना मुश्किल जाना होता बहुत मुश्किल है और रिस्क है। तो करगिल से एयर एयर कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है। जी, तो खासकर करगिल में हॉस्पिटल भी अभी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उससे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं जी, है। जी, तो ज्यादातर पेशेंट जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको रेफर करते हैं कश्मीर या जम्मू। लेह तो को। या लेह में भी एक अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अच्छा, हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल वो इतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो सही। इनको रेफर करना पड़ता है कश्मीर वगैरह में। और हमारे स्टूडेंट्स जो है खासकर जो पढ़ने हमारे जाते हैं, बच्चे बच्चियां जो है उनके लिए बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी ना होने जी, की वजह से पूरा 6 महीना जो है वो कट वहाँ ऑफ पे हो कट जाता ऑफ है। हो जाती है। तो एयरपोर्ट करगिल का, और खासकर जो एक एयरपोर्ट बनी है जी, वो एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट है, तो उसको भी पिछले जब उड़ान स्कीम जब लॉन्च हुई उसके बाद दो फेज में करगिल एयरपोर्ट जो है वो उड़ान स्कीम में शामिल किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी तक वहाँ पे कोई एयर सर्विस शुरू नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट करगिल के लिए था जिसको शुरू करना था। इसके अलावा बहुत सारे एक प्रोजेक्ट है, रोड है, पहलगाम पनीकर रोड है, हमारे ये तुर्तु हनूर रोड है। इसी तरह लेह में बहुत सारे कुछ जगहों पे जो है टनल के अनाउंसमेंट हुआ है जी, काफ़ी साल पहले, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई बजट में उनको ये नहीं किया गया है। हमारे रेलवे लाइन के लिए सर्वे वगैरह हो रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं आगे हुआ। पेशरफ नहीं है। जी, तो इससे बहुत सारे ऐसे इश्यूज है इश्यूज़ जो इंशाल्लाह अभी आने वाले सेशन में भी अगर मुझे मौका मिला तो ये सारी चीज़ें जी, रखेंगे। लेकिन जो बर्निंग इश्यूज है जी, लद्दाख में वो है बेरोजगारी का। जी, बेरोजगारी इस हद तक बड़ी है कि आज हमारे बच्चे जो है वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हैं। जल्दी, क्योंकि अभी लद्दाख में जब यूटी बनी तो वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट भी जी, अभी ये है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। जी, तो सबसे बड़ी इशू खासकर जो गेजेटेड पोस्ट का, जी, जी, एक भी अभी तक गेजेटेड पोस्ट जी, का जी, आपने ये इससे नहीं हुआ। पहले तो बताया। तो इन ये बर्निंग इश्यूज है, तो इन सारे चीज़ों पे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम ये करेंगे। और ख़ासकर क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर है अभी यूटी लद्दाख, तो उनसे मिलके भी लद्दाख के हालात उनके सामने रखेंगे। तो इनके इजाले के लिए जो है जो करना हो हम करेंगे। अच्छा, ये लद्दाख में 2 कौमें रहती है, एक बुद्धिस्ट है, एक मुसलमान है। तो ग़ालिबन एक ही रेस के लोग होंगे। तो क्या इनके दरमियान कुछ कशीदगी पाई जाती है? क्या है ऐसी कामलन सूरत-ए-हाल है? नहीं क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो है तो बीजेपी की तरफ गए हैं। नहीं, लद्दाख में हमेशा से आज तक, हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो मजहबी इदारे हैं, जी, खासकर करगिल में जी, जो मजहबी इदारे हैं, जो मुस्लिम जी, इसके रिलीजन्स के हैं, लेह में भी मजहबी इदारे बुद्धिस्ट के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। जी, तो इन सारे इदारों का जो 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 आज तक का जो ये रहा है वो कम्युनल हार्मनी पे रहा है। जी, तो लद्दाख में ऐसा कोई अभी तक ऐसा ये नहीं हुआ है कि बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम हो। हम लोग हमेशा भाईचारगी पे ज़्यादा जोर देते अच्छा, हैं, अमन पसंद लोग हैं। और लास्ट ईयर जो है जब ये केडीए बनी, जी, तो एक मिसाल ये है कि करगिल में बुद्धिस्ट के जो गोनपे का एक बहुत पुराना मसला था, डिस्प्यूट एक था। जी,
चूंकि करगिल में खासकर जो करगिल टाउन के सराउंडिंग में कोई भी वहाँ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन नहीं है, जी लेकिन करगिल टाउन में उनके उनके स्टूडेंट्स, उनके मुलाजिम वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए गुनपे बनाने के लिए तो पिछले बार करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जो है इस इश्यूज़ को जब आया, हमने वहाँ पे रिजॉल्व करके करगिल में बहुत अच्छे जगह पर इनको लैंड प्रोवाइड करके जो है आने इस साल या अगले साल वहाँ पे गोनपा की तामीर की इजाज़त भी दी है और वहाँ पे तामीर होगी। तो ऐसा कोई ये नहीं है, बहुत ही जो है बुद्धिस्ट, हालांकि पूरे लद्दाख में जी अगर देखा जाए तो मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की है। जी तकरीबन 46% वहाँ मुस्लिम है, 3% जो है वो बुद्धिस्ट है, उसके जी अलावा 8-10% यही क्रिश्चियन वगैरह भी है। अच्छा। तो लेकिन अब तक तो यही तासुर दिया जाता था कि भाई लद्दाख जो है वो वहाँ पर बुद्धिस्टों की जो है वो अक्सरियत है, नहीं लेकिन आप नहीं, जो फिगर से वजह 2011 के सेंसस आप देख जी सकते हैं, तो जी उसके हिसाब से जो है लद्दाख में फोर्टी कुछ सिक्स कुछ परसेंट परसेंट मुस्लिम। जो है, कुछ परसेंट 8-10% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। जी जी लेकिन कभी भी आज तक बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम या मजहबी रंग या मजहबी तौर पर वहाँ पे कभी कभी कोई इस तरह क्लैश नहीं के हुआ। क्लैश नहीं हुआ। बहुत ही भाईचारगी के साथ, कम्युनल हार्मनी के साथ जो है वहाँ पे लोग रहते हैं। जी आखिरी मेरा सवाल ये है कि एक तो लद्दाख में जो है ज़ाहिर बात तो वो बैटल ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पर जो है कुछ इलाके पर जो है चाइनीज़ फौजियों ने कब्जा किया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। उसमें कहाँ तक सच्चाई है, और उससे जो है चाइना के हवाले से जो है वहाँ पर जो है यानी वो क्या कहें एपी सेंटर बना हुआ है वो कश्मकश का, तो उससे आप लोगों को किस तरह का पिछले पिछले कई सालों से जो है वो चाइनीज बॉर्डर पे काफी तक तनाव है, सरगर्मियाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, आ, गलवान वैली का जी जो इंसिडेंट है वो सबको पता है। जी उसके अलावा ये जो पेंगोंग लेक के एरिया में है, जी तो इन सारे एरियाज में पिछले कई सालों में जो है चाइना बेशक जो है वो काफ़ी हद तक अंदर आए हैं, जी क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में हमारे लोग बसते हैं, जी वो लोग भी अपने ज़मीनों को लेके फिक्रमंद है। फिक्रमंद है, क्योंकि खासकर जो चाथंग साइड में एरिया है, जी वो वो लोग जो है भेड़ बकरियां ज्यादा रखती है, जी उनको चिराने के लिए वो लोग अच्छा उनके उनके जो ग्रेजिंग एरियाज है जी वहाँ जी पे जाते हैं, तो जी काफी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे अभी जी जी होने लगी यानी है। उनके जो है रोजगार का हाँ ताल्लुक है, लाइवलीहुड है हाँ, वो तो वहाँ पर। जी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन काफी होने लगी है, परेशान है। जी लेकिन हाँ, और चाइना जो है वो अपने साइड में काफी हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, जी लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि खासकर 5-6 साल से जी कि इंडिया भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। जी उसका एक उदाहरण ये है कि जो जोजिला टनल जी जो आज हाँ पिछले 3-4 साल से वहाँ पे काम शुरू किया था, जो करगिल के ही नहीं बल्कि लद्दाख के अवाम और करगिल के खुसूसी तौर पर करगिल वालों के पिछले 60-70 सालों के डिमांड थे। जी लेकिन चूंकि बॉर्डर के वजह से जो है वो ये टनल इस टनल की मंजूरी भी हुई और बहुत तेज़ रफ्तार से जो है इन पर काम हो रहे हैं। इसी तरह बॉर्डर एरियाज में जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छे वहाँ पे बन रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ मजबूत हो रहे हैं, और हमारे जो फौजी जवान हैं, फौजी लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो लोग भी इस देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पे डट के खड़े हैं। और मैं दाद देता हूँ, हमारे फौजियों को सलाम भी करता हूँ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम आर्मी के बीच में बैठे हैं। अ, अभी तो अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी विंटर में उतना जो जो आज से 10-15 साल पहले जो जी जो विंटर होते थे उस जी जी वक्त बहुत ही हार्श होते तीन थे वो। तीन 4-4 फुट तो हमारे बर्फ जो तो हमारे टाउन में ही पड़ते थे, जी 12 फुट। अच्छा तो उस हालात में जो है हमारे फौजी भाई उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो है वो इस देश की सुरक्षा के लिए बैठे हैं, और हम उनकी वजह से आराम से अपना नींद सो पाते हैं। तो उनको उनको मैं सलाम करता हूँ। बाकी चाइनीज बॉर्डर पे चंगफा साइड में या साइड में काफी तनाव है अभी भी, तो ये हकीकत है ये। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप इंडिपेंडेंट
मुंतखब होकर आए। जाहिर बात है एक अकेले की आवाज़ जो है वो तो सुनी नहीं जाती है। तो क्या आप किसी अलायंस या किसी पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, मैं लद्दाख के जो मुद्दे हैं, लद्दाख में जो परेशानियां हैं, लद्दाख के उसके अलावा भी जो बड़े जो जो डेवलपमेंटल इश्यूज वहाँ पे हैं, जी उसके लिए जहाँ ज़रूरत हमें मुझे पड़ेगा, मैं इंडिया अलायंस के साथ भी मैं मिला हूँ, मैं राहुल जी जी से मिला हूँ, जी खड़गे जी से मिला हूँ, उमर साहब से मिला हूँ। उनके सामने सबसे पहले मैं उनसे मिलके मैंने अपने लद्दाख के जो जो इश्यूज है उनके जी सामने रखे हैं। जी तो गवर्नमेंट में भी जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में, क्योंकि पार्टी जिसका भी हो, जब वो कुर्सी पर बैठते हैं वो जी कुर्सी सारे देश की हाँ होती है। हाँ जी। तो उनकी सामने भी मैंने लद्दाख की परेशानी को रखनी है, और लद्दाख में जो भी परेशानी है उनको कम करने की कोशिश में तो मैं सबसे मिलूंगा। बहुत शुक्रिया साला से बात थैंक करने के लिए। फिर आपसे बात होगी इसी हवाले से, लद्दाख के मसाइल के हवाले से। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर। ये थे मोहम्मद हनीफ जान साहब, जो लद्दाख के आज़ाद मेंबर पार्लियामेंट है। लद्दाख की जो सूरत हाल है 2019 के बाद, उस पर रोशनी डाल रहे थे, बता रहे थे कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इस वक्त संगीन मसला बना हुआ है। अलावा वहाँ पर कोई डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हो रहे हैं। एक और बात उन्होंने ये कही कि जब से 2019 में जो है, जो आर्टिकल 370 है और 35A को मनसूख किया गया, वो एक मुतनाज़ा मामला है। और सियासी मकासद उसके पीछे क्या कारनामे थे सभी जानते हैं, उसे यहाँ पर बयां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके नतीजे में लद्दाख के अवाम जो है वो एक जमहूरी निज़ाम से कट गए हैं। उनको जो जमहूरी हकूक मिलना चाहिए, उनको अपनी जो है किस्मत बनाने में, अपने मामला को तय करने के सिलसिले में जो एक हक जमहूरी निज़ाम देता है, वो उससे महरूम है। और इनका मुतालबा जो यही है कि वहाँ उसको जो है स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, उसको रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। और ये जो एक तबके ने जो है वहाँ पे जो उम्मीद लगाई थी और उसको खुशियां मनाई थी जब ये आर्टिकल जो है मनसूख किया गया था, रिवोक किया गया था, तो उनकी जो खुशियां भी अब जाती रही है। वो लोग भी अब खुद जो है उसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि उसकी जो लद्दाख की जो पुरानी हैसियत है उसको बहाल किया जाए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली। इससे पहले मैं आपसे ये भी आप नाजरीन से, व्यूअर्स से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, और जो कुछ भी हम मवाद आपको पेश कर रहे हैं उस पर कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।